हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट 5 विजिट कीजिए, और अगर प्रीवियस वीडियो भी ना देखे हो तो पहले वो विजिट कीजिए। तो देखो, इस पार्ट में अपन स्टार्ट करते हैं किससे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कम होना। और कौन कम हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। और कब कम होगा, जब एक सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस डिक्रीमेंट को अपन क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो अपन सब जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। लेकिन अपन इसका एक नया पहलू देखते हैं, किसके फॉर्म में, वेपर प्रेशर के फॉर्म में। टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर घटते घटते किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अगर ग्राफ में अपन डिनोट करें, कर्व में, तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जब होगा, देखो जैसे मान लो ये है, ये प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट लिक्विड होता है। तो अगर इस रेड वाली कर्व पे फोकस करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये कर्व वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। और जैसे जैसे अपन टेम्परेचर घटाएंगे वेपर प्रेशर घटेगा भी। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये कर्व किसको टच करने लगेगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर वाले कर्व को टच करेगा। इस पॉइंट पर अपन ऐसा कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि ये सॉल्वेंट का, इसलिए अपन ने T0F से डिनोट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज अपन सब जानते हैं कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉलिड या सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो कर्व होगा उसके नीचे अपन किसका कर्व बनाएंगे, सॉल्यूशन का। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम होता है। हालांकि ट्रेंड दोनों शो करते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका वेपर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ता है, घटाने पर इसका भी घटेगा और घटाने का इसका भी घटेगा। ठीक है, तो ये भी एक टेम्परेचर पे घटता 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 इसका भी कर्व कहां पे टच कर रहा है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के कर्व पे। वहां पे वो टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। किसका, सॉल्यूशन का। इसको अपन ने TF से डिनोट किया, क्योंकि ये कर्व जो पहले से नीचे था और जितना कम नीचे होगा उतना ही अपन को ये टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा। बोले तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो गया, कम। इस कर्व में साफ दिख रहा है, देखो TF की जो वैल्यू होती है वो T0F से क्या आ रही है, कम। अपन सब जानते हैं इस तरफ आगे बढ़ता है तो टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ेगी। तो देखो TF पीछे आ रहा है, इसका मतलब TF की वैल्यू कम है, किससे, T0F से। इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम आ रहा है, और ये डिक्रीमेंट क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस डिक्रीमेंट क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्योंकि इन दोनों में से ज्यादा कौन है, T0F ज्यादा है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे और इसमें बाद में करेंगे। एक इस पे क्वेश्चन करते, देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे आपने ये देखा होगा, जो आइसक्रीम ट्रॉली आती है अपने घरों में, मोहल्ले में जो आइसक्रीम देने आती है, तो उनके अंदर वो ट्रॉली का जो बॉक्स होता है उसके अंदर जो आइसक्रीम होती है वो एकदम हार्ड सॉलिड फॉर्म में फ्रीज हुई भी रहती है। तो वो क्या करते हैं, उसको फ्रीज करने के लिए एक फ्रीजिंग मिक्सर यूज करते हैं। अब फ्रीजिंग मिक्सर और उस आइसक्रीम का क्या लेना देना, और इस टॉपिक का अच्छे से समझो। देखो, अगर मान लो कि वो क्या करते हैं कि उसके कंटेनर में चारों तरफ क्या करते हैं, जो आइस होती है उसको भर लेते हैं और उसके बीच बीच में क्या रख देते हैं, ये अपने आइसक्रीम रख देते हैं। लेकिन आइसक्रीम में भी लिक्विड है और वो वाटर ही है, और आइस में भी वाटर ही है, तो दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट एक जैसा होगा। तो उस पर्टिकुलर फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे आइस का अपन समझ लेते हैं कि वो जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो आइसक्रीम है वो इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं उस आइस में क्या मिला दूं, वो मिला दूं नमक या सॉल्ट, ठीक है, वो मिलाकर उसे फ्रीज करके रखा हो, तो अब जब उसको फ्रीज करना पड़ा है, वो नमक वाले पानी को या सॉल्ट वाले वाटर को जब फ्रीज करना पड़ा, तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं हुआ होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हुआ, तो अब जो वो आइस होगी, किसकी, सॉल्टी वाटर वाली आइस, उसका टेम्परेचर 0 नहीं है, कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो आइस है
वो उस आइसक्रीम को किस फॉर्म में रख सकती है, सॉलिड फॉर्म में रख सकती है। तो सॉल्ट मिलाने पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो आगे अपन को इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन देखते देखो एकदम सिंपल सा है। अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन अच्छे से किया है तो ये हूबहू सेम है, नेट टू नेट सेम है, बस 19-20 सा फर्क है। एक तो जहां एफ है वहां पर बी था बॉइलिंग पॉइंट का, यहाँ एफ है फ्रीजिंग पॉइंट का, और एक बस ये आगे पीछे हो जाता है, ये पहले आता था और ये बाद में आता था। देखते देखो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन वेपर प्रेशर, बोले तो डेल्टा पी पे। और अपन सब जानते हैं कि डेल्टा पी जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, जिसको एक्स बी से डिनोट कर रखा है। ठीक है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कि जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। और अगर डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशन ले, जो कि अपन हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंडीशन मान के कर रहे हैं डेरिवेशन, तो Na प्लस Nb दोनों का सम जो होगा सॉल्वेंट के मोल के बराबर होगा, क्योंकि सॉल्यूट के मोल तो बहुत कम होंगे। तो Na प्लस Nb को अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं, Na के इक्वल, और ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं Nb अपॉन Na। अब मोल का फॉर्मूला निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको जो ये नीचे वाले इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख देता है, तो एम ऊपर आ जाएगा और डब्ल्यू ए कहां आ जाएगा, नीचे। ये के इंटू एम ए दोनों ही कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसे अपन क्या कहेंगे, के एफ, जिसको कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये जो के एफ है और ये जो पीछे है वो क्या है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बोले तो मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट को अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये क्या हो गया, मोलिलिटी, तो इसकी जगह m लिख दिया। तो बेसिकली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कैसी होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर KF की अपन यूनिट निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, इस m को इधर भेज देंगे, नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा TF बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, और मोलिलिटी की क्या होती है, मोल पर किलोग्राम, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। एक देखो बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखा है कि क्या अपन इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो कार के रेडिएटर में यूज कर सकते हैं क्या। तो पहले ये चीज समझो कि कार के रेडिएटर में क्या करते हैं, वाटर को कूलेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। अब मान लो वो पर्टिकुलर कार ऐसे कंट्री में या ऐसे प्लेस पे चल रही है जहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम है। सपोज कर लेते हैं वहां पे टेम्परेचर जो है -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो जो कूलेंट के फॉर्म में अपन ने वाटर यूज किया वो तो फ्रीज हो जाएगा, तो फिर काम ही नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, ऊपर से इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं। अब इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे ही उस वाटर में ऐड होगा तो वो क्या करेगा, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। अब सपोज कर लेते हैं कम करने से वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -6 -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से अब क्या होगा कि वो मतलब सब जीरो टेम्परेचर पे भी वाटर क्या नहीं हुआ, फ्रीज नहीं हुआ, और उसको अपन कूलेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि कैन इथाइलिन ग्लाइकोल बी यूज, तो अपन यस यूज कर सकते हैं। और किस फॉर्म में यूज करते हैं, एंटी फ्रीज सब्सटेंस के फॉर्म में। और ये एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। सो कूलेंट जो है वो फ्रीज नहीं होगा कोल्डर प्लेस पे। ठीक है, तो पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो हो गया, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। तो अगर वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के हूबहू सेम है। आप दोनों पार्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों साइड टू साइड एक रफ कॉपी में करके देखे, एकदम सेम है, बाय वन गेट वन फ्री। तो देखो सबसे पहले अपन जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था उसका अपने फॉर्मूला आया था KF इंटू एम, और m क्या था, मोलिलिटी। और मोलिलिटी अपन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर वो ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मोलर मास आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, मोलर मास। तो इसको मैं इस तरफ लेके चला जाऊं और इसको इधर लेके आ जाऊंगा, कहां पर,
इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो ये मेरा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आ जाएगा। और इस फॉर्मूले से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, मोलर मास फाइंड कर सकता हूं, किसका, सॉल्यूट का। अब देखो यहां पर ये जो सिंबल है वो क्या क्या है मैं बता देता हूं। Wb जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, Wa जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये दोनों अपन को पता चल ही जाएंगे, ठीक है। और जो डेल्टा TF है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, T0F माइनस TF। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसमें से माइनस कर देंगे किसका, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और KF जो है वो क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड की जाती है, जहां Ma क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा HF क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। अब देखो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसकी है, सॉल्वेंट की है। इसका मतलब KF जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे, ना कि किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, सॉल्यूट का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पूरा होता है। जो नेक्स्ट अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपन को इस चैप्टर में स्टडी करनी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। वो करने से पहले कुछ और भी अपन उसका बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो अपन को करना है डिफ्यूजन का। तो देखो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि हर जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, चाहे वो सॉलिड के हो, चाहे लिक्विड के हो, चाहे गैस हो। हालांकि गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में फिर, और सॉलिड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जनरली वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ मूव करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसी चीज को क्या कहते हैं, डिफ्यूज होना। तो डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोला तो ज्यादा अमाउंट से किस तरफ, कम अमाउंट की तरफ मूव करना, वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। एकदम नॉर्मल से एग्जांपल आपने बचपन में सुने होंगे कि परफ्यूम की बोतल को खुला रखने पर क्या होती है, उससे स्मेल आती है। तो वो सब किसके एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन के, ठीक है। और इसे अपन स्टॉप भी नहीं कर सकते, इसे अपन रिवर्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो डिफ्यूजन को रोका जा सकता है और ना ही डिफ्यूजन को रिवर्स किया जा सकता है कि भाई लोअर कंसंट्रेशन से डिफ्यूज का हो जाए हायर कंसंट्रेशन में, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस करने से पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में एक वर्ड आएगा जिसे कहेंगे SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बायो वाले अच्छे बच्चे अच्छे से जानते होंगे SPM क्या होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बाकी सबको भी। देखो SPM क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब आना जाना, और सेमी मतलब हाफ मॉलिक्यूल को जाने देगी और हाफ को नहीं। तो देखो एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। जो SPM जो होता है उसमें से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल तो पास हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट का मॉलिक्यूल क्या नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता, ठीक है, एकदम क्लियर, ठीक है। तो अब देखो सपोज करो कि एक दो कंटेनर लिए और मैंने उसको SPM से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और कंटेनर A में सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्यूट कम है, और कंटेनर B में सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट क्या है, ज्यादा। अब देखो अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो यहां से सॉल्वेंट को कहां जाना चाहिए, यहां से सॉल्वेंट को इस तरफ जाना चाहिए ना, अपनी हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और सॉल्यूट को कहां जाना चाहिए, इधर से इधर, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन SPM जो है वो सॉल्यूट को पास होने देगा नहीं, तो सॉल्यूट का तो मूवमेंट होगा नहीं, सिर्फ किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का होगा, अपनी हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो सॉल्वेंट का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, वो भी किससे होकर, SPM से होकर, उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम SPM, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अपनी सॉल्वेंट की खुद की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की खुद की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। अब देखो एक और डेफिनेशन होती है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं। देखो जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां सॉल्यूट क्या होगा, जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां सॉल्यूट क्या होगा, कम। और जो कंसंट्रेशन निकाली जाती है सॉल्यूशन की, वो किस पे निकाली जाती है, सॉल्यूट पे। तो अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो इस वाले मिक्स जो सॉल्यूशन बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन।
और जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉरी सॉल्वेंट कम होगा और सॉल्यूट ज्यादा होगा। अब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो उसमें कंसंट्रेशन अपन सॉल्यूशन की सॉल्यूट पे निकालते तो उसे अपन क्या कहेंगे, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। कहने की बात है कि जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है वहां सॉल्वेंट ज्यादा होता है, और जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां सॉल्वेंट क्या होता है, कम। क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सॉल्यूट को डिनोट करती है, सॉल्वेंट को नहीं। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट जो हो रहा है वो सॉल्वेंट की खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, और ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक देखो, ये जो ऑस्मोसिस है सबसे पहले जीन एंटोनी नॉलेट ने क्या की थी, स्टडी की थी 1748। अपनी बुक में दे रखा है इसलिए मैंने लिख दिया। देखो, एक थिसल फनल एक्सपेरिमेंट होता है जिससे अपन ऑस्मोसिस को क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो एक कंटेनर लेना है, उसमें प्योर सॉल्वेंट फिल कर देना है, जैसे वाटर के केस में प्योर वाटर फिल कर देना है, ठीक है। और ऊपर एक थिसल फनल होता है। थिसल फनल जनरली ऊपर की तरफ फनल शेप और ऐसे ट्यूब होती है, उसको अपन इन्वर्टेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और उसके नीचे ये जो रेड कलर से शो कर रखा है ये क्या है, एसपीएम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये अपन क्या लगा दिया यहाँ पर, एसपीएम, ठीक है। और इसको स्टैंड से जो भी सेटअप है ऐसा कर लिया, और इसमें क्या फिल कर देते हैं, शुगर सॉल्यूशन। बोले तो यहाँ सॉल्यूशन है और यहाँ प्योर सॉल्वेंट है। अब देखो, शुगर तो यहां से यहां जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, एसपीएम जाने नहीं देगा। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो तो यहां से अंदर जा सकता है, क्योंकि बाहर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, तो हायर कंसंट्रेशन होगी। और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, कम, तो यहां से सॉल्यूशन अंदर की तरफ मूव करने लगेगा और उसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो चीज है ये क्या है, ऑस्मोसिस। तो अपन ऑस्मोसिस की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का, थ्रू एसपीएम। किसके थ्रू होना चाहिए, एसपीएम के थ्रू, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से किस तरफ जाना, सॉल्यूशन की तरफ जाना, क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए। फिर अपन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, फिर अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं वापस, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, देखो ये सॉल्वेंट का सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, और इन दोनों को अपन ने एसपीएम से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जैसे ही एसपीएम से सेपरेट करेंगे एक प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट जो है यहां से किस तरफ मूव करने लगेगा, सॉल्यूशन साइड में, सही है ना। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे, कहां से जाएंगे, सॉल्वेंट से किस तरफ जाएंगे, सॉल्यूशन की साइड में जाएंगे। अगर मैं ये फ्लो रोकना चाहता हूं तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। देखो, ये जो मूवमेंट है ये कहां से कहां की तरफ हो रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में हो रहा है। तो अगर मुझे ये फ्लो रोकना है तो मुझे प्रेशर कहां से कहां की तरफ लगाना पड़ेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड में। तो मैं यहां पर एक पिस्टन लगा देता हूं और उस पर एक प्रेशर लगाता हूं। जैसे ही प्रेशर लगाना शुरू करूंगा तो ये सॉल्वेंट का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और एक सर्टेन एक्सटर्नल प्रेशर पे ये फ्लो रुक जाएगा। वो प्रेशर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के इस फ्लो को रोक दे, वो प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू दैट प्रेशर which is applied externally in order to prevent the flow of solvent into the solution due to osmosis। मतलब क्या होना चाहिए, फ्लो को रोके, किसके, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, और वो भी किस तरफ आने से रोके, सॉल्यूशन साइड में आने से रोके। वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाएगा, अपने ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा अप्लाई किस तरफ किया जाता है, सॉल्यूशन साइड में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो इसी तरफ आ रहे हैं, तो इस तरफ से अप्लाई करेंगे तभी वो क्या करेगा, रुकेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसे डिनोट करते हैं पाई से, और इसकी यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी, एटमॉस्फेयर, बार वगैरह, ठीक है। mmHg किसी भी फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, नेक्स्ट एक चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर जब अपन ने डिफ्यूजन किया था तो वहां पर 2 पॉइंट लिखे थे कि डिफ्यूजन ना तो रिवर्ट किया जा सकता है ना स्टॉप किया जा सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से मैं वो दोनों काम ऑस्मोसिस में कर सकता हूं। मैं ऑस्मोसिस को रोक सकता हूं। कैसे रोक सकता हूं, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं किसके इक्वल, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल, किस साइड में, सॉल्यूशन साइड में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रोका जा सकता है।
या फिर एक काम मैं और कर सकता हूं, मैं रिवर्स भी कर सकता हूं। जनरली सॉल्वेंट जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, मैं सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भी भेज सकता हूं। ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी किससे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा। इसको क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो इसको समझो, जब यहां से सॉल्वेंट इस तरफ आ रहे थे तो मैंने रोकने के लिए क्या किया, प्रेशर लगाया। उस प्रेशर की वजह से धीरे धीरे पहले तो फ्लो रुकता है, मतलब उधर से आता हुआ फ्लो रुकेगा और धीरे होगा और फिर वो रुक जाएगा। अब वो जिस पे ये रुकेगा उसे अपन क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं इससे भी ज्यादा प्रेशर लगूंगा तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो इधर से कहां की तरफ मूव करने लग जाएंगे, इधर की तरफ। ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और उसको शॉर्ट में आप सब लोगों ने सुना है प्योरीफायर वगैरह में, आरओ प्योरीफायर सुनते हैं ना अपन, आरओ में आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखो सपोज करो कि ये अपन ने सॉल्वेंट और ये लिया सॉल्यूशन, एसपीएम से सेपरेट कर दिया, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, किस साइड में लगाते हैं, प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन साइड में। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर किससे ज्यादा लगा रहे हैं, पाई बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा रहे हैं। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से किस तरफ मूव करने लगेंगे, सॉल्वेंट की तरफ, और धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या कहेंगे, आरओ। तो when pressure higher than osmotic pressure is applied to solution side, then solvent molecule move from solution to solvent side। ठीक है, कहां से कहां की तरफ, देखो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड की तरफ मूव करने लगेगा, और इसको अपन क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है वो किस डायरेक्शन, किस तरफ किया जाता है, सॉल्यूशन साइड में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसका यूज क्या है, डीसैलिनेशन करते हैं सी वाटर का। डी मतलब हटाना, सैलिनेशन बोले तो सॉल्ट हटाना। तो देखो सी वाटर ले, उस पर रिवर्स ऑस्मोसिस करें। सपोज करो या सी वाटर फिल कर देते हैं या प्योर वाटर, तो सी वाटर में से वाटर इस तरफ आने लगेगा। कब, जब अपन एक्सटर्नल प्रेशर क्या लगाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, और सी वाटर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर ऐसे वाटर से है जिसमें सॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। एक और चीज, रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप नहीं होता, ऑस्मोसिस तो अपने आप ही होने लगता है। जब भी अपन सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से, एसपीएम से सेपरेट करेंगे, ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो अपने आप नहीं होता, उसको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है। तो कैसा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आप ये सब अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरीके से इसको समझते हैं। तो देखो वेंट हॉफ करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी की, और स्टडी के बाद कंक्लूड किया कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पे डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशन को अपन आइडियल गैस की जैसे समझ सकते हैं। और आइडियल गैस जैसे समझ सकते हैं, उस पे आइडियल गैस के जो लॉ होते हैं, गैसियस लॉ होते हैं, वो अपन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने अप्लाई किए, तो वॉन्ट ऑफ ने बॉयल्स लॉ को मॉडिफाई करके दिया वॉन्ट ऑफ बॉयल्स रूल, जिसके अकॉर्डिंग देखो अपन सब जानते हैं P प्रोपोर्शनल 1/V, ये बॉयल्स लॉ होता है। तो उन्होंने बोल दिया पाई प्रोपोर्शनल 1/V। ठीक है, या फिर 1/V को अपन C कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो पाई प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और डाइल्यूशन, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा उन्होंने बोला कि प्रेशर टेम्परेचर का लॉ दिया। अपन सब जानते हैं कि एक लॉ होता है P प्रोपोर्शनल T, उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल T कर दिया। इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, पाई प्रोपोर्शनल T/V। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो S कांस्टेंट है, जिसको क्या बोला गया, सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या बोला गया, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और पता चला कि इसकी वैल्यू तो R गैस कांस्टेंट के बराबर है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इंटू मोल। ठीक है, ये अपन निकाल भी सकते हैं। देखो R की अगर यूनिट निकालनी हो तो PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, अपन सब जानते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV/NT। ठीक है, P की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर, V की क्या होती है, लीटर, N की क्या होती है, मोल, और T की क्या होती है, केल्विन। तो इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो S की जगह अपन ने R पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो था एक मोल के लिए। अगर N मोल हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, आगे N आ जाएगा। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT/V। N क्या है, मोल, और V क्या है, वॉल्यूम।
मोल अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाती है? मोलरिटी, बोले तो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसकी जगह सी लिख सकते हैं, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? सीआरटी। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशन, बोले तो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नंबर पे। तो इसलिए ये भी एक कैसी है? ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो, अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इससे भी मोलर मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। पाई इक्वल टू क्या था? एन अपॉन वी आर टी। एन क्या थे? मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर मोलर मास को इधर ले लेंगे, इसको इधर कर देंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आ गया, एकदम इजी है। नेक्स्ट देखो, एक 3 डेफिनेशन है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आपने छोटी क्लास में सुनी होगी। अगर 2 सॉल्यूशन ले और उनकी कंसंट्रेशन एक दूसरे के सेम है तो उसको क्या कहेंगे? उन दोनों को एक दूसरे को आइसोटोनिक बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 सॉल्यूशन ले और दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन ज्यादा और एक की कंसंट्रेशन कम, तो जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसे कहेंगे हाइपरटोनिक, और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसे कहेंगे हाइपोटोनिक। अभी अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहे हैं तो इसमें अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से डेफिनेशन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पाई इक्वल टू क्या होता है? सीआरटी। अगर फिक्स टेम्परेचर रखूं तो आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो पाई जो है वो बेसिकली किसको डिनोट करेगा? कंसंट्रेशन को। तो अपन आइसोटोनिक में क्या डेफिनेशन लिखते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन क्या हो, इफ देयर कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो, इसकी जगह अपन लिख देंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इक्वल। तो अगर 2 सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आता है तो उनको आइसोटोनिक कहेंगे। और 2 सॉल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, बोले तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसे कहेंगे हाइपोटोनिक। जिसकी कम होगी उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25.6 ग्राम सल्फर। तो ये क्या दे रखा है? सॉल्यूट दे रखा है, और उसका जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है? 25.6 ग्राम। तो अपन सॉल्यूट का मास लिख लेते हैं 25.6 ग्राम, और उसे डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन में। तो वो सॉल्वेंट हो गया, तो 1000 ग्राम अपन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? सॉल्वेंट का मास कर देते हैं। और क्या कह रहे हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना डिक्रीज हो रहा है? 0.68 केल्विन डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है? 0.68। और केएफ की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 6.8। और कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। अब फॉर्मूला तो नहीं कैलकुलेट कर सकते अपन डायरेक्टली, लेकिन सल्फर का जो मोलर मास है वो यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सल्फर का मोलर मास 32 होता है, पता है हमको, लेकिन वो एक सल्फर एटम का है। यहां सल्फर जो पूरा है उसका क्या मोलर मास है, मतलब तो निकालते। देखो, तो Mb इक्वल टू क्या होगा? Kf। Kf की वैल्यू कितनी है? 6.8। Wb की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25.6 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ की वैल्यू है 0.68 इंटू 1000। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6.8 से 0.68 कैंसिल कटेंगे तो ऊपर कितना बचेगा? 10 और 25.6 ऐसे कैसे, तो कितना आ जाएगा? 256। अब देखो, एक सल्फर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 32। अगर इसको इसमें डिवाइड करूं, 25 अपॉन 32 करूं, तो जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 8। तो इसका मतलब जो सल्फर होगा उसमें कितने एटम होंगे? 8 एटम होंगे। तो सल्फर का जो फॉर्मूला जो आएगा सल्फर का, वो सल्फर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने? S8। क्या आ जाएगा? S8। न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/10 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एकदम सिंपल सा है। देखो, पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। अपन को 3 चीजें चाहिए, C, R और T। 2 क्वेश्चन में दे रखी है। देखो, C कितना दे रखा है? M/10। M/10 बोले तो 1/10। ठीक है, और R की वैल्यू अपन को पता है 0.0821 होती है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 ऐड कर देंगे। 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। एकदम सिंपल सा है। पाई की जगह पाई, सी की जगह क्या पुट कर देंगे? 1/30। आर की जगह आर की वैल्यू 0.0821 और मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? 300 से करा देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 30 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो लगभग 2.46 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या आ गया?
ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला करते देखो, एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आ सकता है कि एक 12% सॉल्यूशन है कंपाउंड ए का, वो आइसोटोनिक है किसके रेस्पेक्ट में, 4% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो कैलकुलेट करना है मोलर मास किसका, सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखो आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है कि पाई दोनों का क्या होगा, सेम, पाई 1 और पाई 2 सेम होंगे। और पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई का फॉर्मूला होता है सीआरटी, और सीआरटी की जगह क्या लिख सकता हूं, एन अपॉन क्या लिख सकता हूं, एन अपॉन वी लिख सकता हूं, और एन की जगह क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है? देखो सीआरटी में सी की जगह क्या लिख दूंगा, एन अपॉन वी, और एन की जगह क्या लिख दूंगा, तो ये वी आ गया, एन की जगह क्या लिख दूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों तरफ यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी वी, ये पहले वाले कंपाउंड के लिए, और ठीक कैसे कैसे डब्ल्यू बी आर टी एम बी वी, ये किसके लिए हो जाएगा, दूसरे वाले कंपाउंड के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आर टी वी दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अपन जो है वो परसेंटेज पे निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। पीछे क्या बचेगा, सिर्फ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और इधर क्या बचेगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन का, और ये हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन का। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि ये कितना ले रखा है, जो है वो 12% ले रखा है। कितना ले रखा है, 12%। तो ये तो हो जाएगा 12। ठीक है, परसेंटेज पे ले रहे हैं तो अपन 12 लिख देते हैं। और एमबी मास ऑफ वो अपन को निकालना है, पता नहीं है, एमबी ऑफ 1 अपन को निकालना है। डब्ल्यू बी कितना है, 4%। और यूरिया का मोलर मास अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, 2 N है तो हो जाएगा 14 इंटू 2, कितना हो जाएगा 28, और कार्बन का 12 कितना हो जाएगा, ये अपने 40, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा 56, और फिर 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 60। तो ये अपन ने क्या पुट कर दिया, 60। अब मेरे को क्या निकालना है, MB1 निकालना है, तो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, 12 इंटू 60 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 टाइम्स 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180। तो ये मेरा मोलर मास कितना आ गया, 180 आ गया। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, देखो यहाँ MbRTV था, ठीक है, आर और टी, देखो टेम्परेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कांस्टेंट ही ले रखा होगा। आर और टी जो है वो दोनों कांस्टेंट हो गए। वी जो है अपन ने क्यों नहीं पुट किया, वी देख परसेंटेज के बेसिस पे है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं 12, और वी की जगह कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने 100 से 100 क्या कर दिया, वी तो कैंसिल आउट कर दिया, इसकी जगह 12 लिख दिया और इसकी जगह 4। इसका मास निकालना था और इसका मास मैंने रख दिया 60 यूरिया के फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर क्या होता है, चैप्टर का ये पार्ट 7 कंप्लीट होता है, पार्ट 6 सॉरी कंप्लीट होता है। और अब जो है अपन सिर्फ एक और इसका वो पार्ट बनेगा, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो खूब सारा पढ़िए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, और खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए।